हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। खतरे की घंटी। पिछले 2 दिनों से केरल से आने वाली खबरें गंभीर चिंता का कारण हैं। पहले इजरायल पर बर्बर आतंकी हमला करने वाले संगठन हमास के एक नेता ने मलप्पुरम जिले में एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इसके बाद कोची में ईसाइयों की एक प्रार्थना सभा में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल यह कहना कठिन है कि इन धमाकों के पीछे कौन है और उसका उद्देश्य क्या था, लेकिन जिस तरह से धमाके हुए उससे यही लगता है कि ये एक आतंकी घटना है और इसी कारण गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों को घटना की जांच के लिए तत्काल रवाना कर दिया। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से बात भी की, लेकिन वह दिल्ली में फलस्तीन के समर्थन में धरने पर बैठे हुए थे। फलस्तीन के समर्थन के नाम पर देश भर में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। चूंकि भारत सरकार की यह नीति है कि फलस्तीनियों का अपना एक अलग देश होना चाहिए, इसलिए उनके पक्ष में आवाज उठाने में कोई अर्ज नहीं। लेकिन फलस्तीन के नाम पर जिस तरह हमास का समर्थन और महिमा मंडन किया जा रहा है, वह खतरे की एक बड़ी घंटी है। भले ही भारत ने हमास को आतंकी संगठन न घोषित किया हो, लेकिन इस संगठन के तौर तरीके आतंकियों वाले ही हैं और इजरायल में उसने जिस तरह की बर्बरता दिखाई, उससे तो वह सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को भी मात करता हुआ दिखता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक और शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि देश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम संगठन हमास का समर्थन करने में लगे हुए हैं। हमास का समर्थन करना जानबूझकर आतंक की पैरवी करना है। यह दुखद है कि जब भारत के मुसलमानों को हमास की बर्बरता की निंदा करनी चाहिए, तब उनके कुछ संगठन उसकी पक्षधरता करने में लगे हैं। यह समझना कठिन है कि केरल की सरकार ने जमात ए इस्लामी हिंद की युवा शाखा के उस आयोजन को अनुमति कैसे दे दी जिसमें हमास के नेता को वर्चुअली संबोधन करना था। भारत जिस तरह आतंकी हमलों का शिकार होता चला आ रहा है, उसे देखते हुए तो देश में किसी को भी हमास के पक्ष में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। कम से कम अब तो केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि हमास का पक्षधरता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यह ठीक नहीं कि फलस्तीन के पक्ष में खड़े होने वाले राजनीतिक दल अथवा गैर राजनीतिक संगठन हमास की निंदा करने से कतरा रहे हैं। यह वोट बैंक की देशघाती सस्ती राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पर्वतीय जिलों में निवेश। प्रदेश में दिसंबर में प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन से सरकार के साथ ही राज्यवासियों को भी खासी उम्मीदें हैं। इस सम्मेलन की सफलता प्रदेश में विकास को और अधिक गति देने में सहायक साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में निवेशक पर्वतीय जिलों में भी उद्योग लगाने के लिए आगे आएंगे। ऐसा होना आवश्यक भी है। कारण यह कि उत्तराखंड में इस समय उद्योग मुख्यतः 4 मैदानी भूभाग वाले जिलों में ही स्थापित हैं। ये 4 जिले हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर। इन्हीं जिलों में सरकार के पास लैंड बैंक और सड़क, रेल व हवाई मार्ग की सुविधा भी है। ऐसे में ये जिले निवेशकों की पहली पसंद बने हैं।
यद्यपि प्रदेश सरकार ने इस बार इन मैदानी जिलों के साथ ही पर्वतीय जिलों में भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति में पर्वतीय जिलों में उद्योग लगाने के लिए कई प्रकार की छूट व सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। अब निवेशक सम्मेलन के दौरान सरकार का लक्ष्य पर्वतीय जिलों में अधिक से अधिक निवेश को लाना है। सम्मेलन को लेकर देश विदेश में किए गए रोड शो व बैठकों में सरकार को जो फीडबैक मिला है, अब उस आधार पर आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है। पर्वतीय जिलों में वेलनेस, आयुष, पर्यटन, जैविक कृषि, जड़ी बूटी व औद्यानिकी क्षेत्र निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे निवेश संबंधित प्रस्ताव की जानकारी लेना एक उचित कदम है। यह इसलिए क्योंकि जिलाधिकारी जिलों में भूमि की उपलब्धता और निवेश योग्य क्षेत्र की ज़्यादा जानकारी रखते हैं। सरकार को चाहिए कि जिलाधिकारियों से पर्वतीय जिलों में निवेश के संबंध में जो भी फीडबैक मिले उस पर गंभीरता से मंथन कर इसी के आधार निवेशकों को यहाँ निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए। धन्यवाद।